गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। लेट अस बिगिन। सो आज के सत्र की हम करते हैं यहाँ से शुरुआत। होमवर्क का आंसर याचना जी बता रही हैं। होमवर्क का आंसर सर एक्चुअल लायबिलिटी 12,000 शेयर्स की है और कमीशन जो है ना 15,750 रुपीज, 15,750 रुपए का कमीशन है। क्या देवी जी ने जो आंसर दिया है क्या वो सही है? देवी जी का आंसर बिल्कुल सही है। आप लोगों का भी वही आंसर आ रहा है। सुनीता जी, बाफना जी, तानिया श्रीवास्तव जी, हेलो बेटा। ठीक है, सो सभी का आंसर सही है क्या? चलो सो आंसर की ओर हम दोबारा आएंगे। उसके पहले एक बार क्विक रिकैप कर लेते हैं अभी तक के डिस्कशन का। जब भी कोई कंपनी शेयर्स का इशू करती है, जब भी कोई कंपनी शेयर्स का इशू करती है तो इशू करने से पहले कंपनी हैज टू अपॉइंट एन अंडरराइटर। अंडरराइटर जो है वो कंपनी के इशू की प्रोसीजर कंप्लीट करने का काम करता है, इशू की कंप्लायंसेस करता है। और उसी के साथ अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं हो पाता, यानी कुछ शॉर्टफॉल अगर आ जाता है तो ही मेक्स गुड द शॉर्टफॉल। ठीक है, जिसके लिए अंडरराइटर को मिलता है कमीशन। सो वो कमीशन का भी कैलकुलेशन हमने सीखा था और हमने ये भी आपको बताया था कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अंडरराइटिंग जो है वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी नहीं। ठीक है, उसके अलावा लाइबिलिटी का कैलकुलेशन हमने डिस्कस किया। ग्रॉस लाइबिलिटी वो लाइबिलिटी होती है जो पब्लिक इशू करने से पहले डिसाइड की जाती है और पब्लिक इशू होने के बाद जो लाइबिलिटी पता चलती है उसको हम एक्चुअल लाइबिलिटी कहते हैं। अंडरराइटर को ठीक है अपने दो एक्टिविटीज के लिए कमीशन मिलता है। पहले तो अंडरराइटर कंप्लायंस जो करता है उसके लिए उसको कमीशन मिलता है और दूसरी और सबसे महत्वपूर्ण चीज है ठीक है अंडरराइटर जो शॉर्टफॉल खरीदता है उसके लिए भी उसको कमीशन मिलता है। तो कमीशन इज फॉर द रिस्क एंड द वर्क व्हिच द अंडरराइटर हैज अंडरटेकन। सो फॉर कैलकुलेटिंग कमीशन द फॉर्मूला इज ग्रॉस लायबिलिटी पे कमीशन का कैलकुलेशन होता है, उसको इश्यू प्राइस से मल्टीप्लाई किया जाता है इनटू रेट ऑफ कमीशन। Maximum rate of commission in case of issue of shares is 5% and in case of issue of debentures is 2.5%. ओके, अब लाइबिलिटी और कमीशन का कैलकुलेशन करने का फॉर्मेट भी प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था। ग्रॉस लाइबिलिटी परसेंटेज में, उसके बाद ग्रॉस लाइबिलिटी शेयर्स में, लेस क्रेडिट फॉर पब्लिक सब्सक्रिप्शन, उसमें से आपको मिलेगा एक्चुअल लाइबिलिटी और एट द एंड यू विल गेट कमीशन। चलो सो अब ये हमने डिस्कस किया था। उसके बाद मैंने क्वेश्चन नंबर 4 शायद आपको होमवर्क के लिए दिया था। 4 नंबर का क्वेश्चन जो था वो आपका होमवर्क था, है ना? क्वेश्चन नंबर 4। ओके, ये क्वेश्चन आपने शायद किया होगा ऐसा हम मानते हैं, अज्यूम करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 4 जहां पे आपको एक्स लिमिटेड इश्यूज 1 लाख शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू ₹10 ऐसे दिया था। एक्स लिमिटेड ने 1 लाख शेयर्स इशू किए जिसका फेस वैल्यू 10 रुपया है। इशू इज एट 5% प्रीमियम। इशू इज एट 5% प्रीमियम यानी 10 रुपए का शेयर कितने में इशू किया? 10 प्लस 5% ये आएगा 10.5। तो 15 रुपया नहीं है इशू प्राइस, 10.5 रुपया है। कितने लोगों ने 15 रुपया इशू प्राइस लिया है? लिया है 15 रुपया। ओहो, यही गलती करते हैं। 5% प्रीमियम है, 5 रुपया नहीं। तो 5% ऑफ 10 रुपीज कैलकुलेट करना है। सो 10 रुपए के 5% 50 पैसा आता है। सो 10.5 रुपया ये इसकी इशू प्राइस होती है। ये मिस्टेक मैक्सिमम बच्चों से हो जाती है। ठीक है, सो ठीक है, कोई बात नहीं। कितने लोगों ने 15 रुपया आंसर लिखा है? इशू प्राइस 15 रुपया, उस हिसाब से कैलकुलेशन करने वाले कितने लोग हैं? 15 रुपया आंसर लिखने वाले कितने लोग? बहुत सारे लोग होंगे मेरे हिसाब से। जिन लोगों ने 1,57,500 ऐसा कमीशन का अमाउंट बताया वो सभी लोग ऐसे ही कैलकुलेशन किए होंगे शायद। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। तो अब आपको यहाँ पे अंडरराइटर की लायबिलिटी 60% है, कमीशन का रेट 2.5% है और पब्लिक सब्सक्रिप्शन 80,000 शेयर्स के लिए ऐसी जानकारी दी थी। इसका मतलब यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है वो पार्शियल अंडरराइटिंग वाला क्वेश्चन है, कंप्लीट अंडरराइटिंग वाला नहीं। तो आपने कैलकुलेशन करते वक्त कुछ इस प्रकार से कैलकुलेशन किए होंगे। आपने शुरुआत ग्रॉस लायबिलिटी परसेंटेज से की जो 80% थी, 80% नहीं सॉरी, ग्रॉस लायबिलिटी परसेंटेज में 60% थी। उसके बाद ग्रॉस लायबिलिटी शेयर्स में, ग्रॉस लायबिलिटी जो शेयर्स में कैलकुलेट की 1 लाख शेयर्स के 60% यानी 60,000 शेयर्स की ग्रॉस लायबिलिटी थी। लेस क्रेडिट फॉर पब्लिक सब्सक्रिप्शन, पब्लिक सब्सक्रिप्शन जो हुआ था वो 60,000 कितने शेयर्स का हुआ है? 80,000 शेयर्स इंटू 60%, 48,000 का शेयर्स का क्रेडिट मिलेगा। ठीक है, उसके बाद देयरफॉर एक्चुअल लायबिलिटी जो शेयर्स में आएगी, एक्चुअल लायबिलिटी जो शेयर्स में आएगी वो 12,000 शेयर्स की लायबिलिटी आएगी। 12,000 शेयर्स की एक्चुअल लायबिलिटी आने के बाद देवी और इनके प्यारे प्यारे भाइयों आप लोगों ने कमीशन का कैलकुलेशन कुछ इस प्रकार से किया है।
Commission is gross liability in shares 60,000 shares into issue price 10.5 into rate of commission 2.5%. So commission comes to rupees. Commission comes to rupees. Commission comes to rupees. कितना? 15,750. 15,750 रुपया मात्र, ये आपकी कमीशन आ रही है. दिस इज हाउ यू आर एक्सपेक्टेड टू मेक द कैलकुलेशन. आपने कैलकुलेशन कुछ इसी प्रकार से किए होंगे, ऐसे हम अज्यूम करते हैं. ठीक है. सो जिनका आंसर 12,000 और 15,750 आया है उनका कैलकुलेशन बिल्कुल सही है. कमीशन 3% नहीं है, 2.5% है ना रेट ऑफ कमीशन. 2.5% दिया क्वेश्चन में, देखो कमीशन का रेट 2.5% है. 3% कहां से लिखा? स्नेहा कुमारी जी 3% कहां से आया? शुभम ठाकुर कह रहे हैं मेरा सही है. आयुष यादव जी कह रहे हैं परफेक्ट. ओके बेटा, चलो वेरी गुड वेरी गुड. तो आप सभी लोगों का आंसर सही होगा ऐसे हम अज्यूम करते हैं, मानते हैं और आगे बढ़ते हैं. चलो करेक्ट आया है सौम्या त्रिवेदी, आपका आंसर करेक्ट है. चलो किशन नामदेव जी, आकांक्षा कुशवानी जी बिल्कुल सही आंसर. याचना जी सही है, मेरा भी सही है. आकांक्षा जी कह रहे हैं बिल्कुल बेटा आपका भी सही है. ओके हाँ चलो, तो ये सब कुछ क्लियर होगा. तो मैं आज आपको बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स आगे के पढ़ाऊंगा. वैसे रोज ही कोशिश करता हूँ, ठीक है, आपको बहुत अच्छा पढ़ाया जाए. शायद आपको पसंद होगा, पसंद आता होगा, समझ में भी आता होगा हमने जो भी अभी तक पढ़ा है आपको. तो अब हम आगे बढ़ेंगे. देवी और उनकी प्यारी प्यारी भाइयों, खुलजा सिम अंडर रेटिंग अंडर रेटिंग अंडर रेटिंग. चलो 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 अंडर रेटिंग आ जाओ. अंडर रेटिंग के आगे की डिस्कशन कहाँ है? CVEGHIG यस अंडर रेटिंग आ गया. चलो सो अब ये खोल देते हैं अंडर रेटिंग का डिस्कशन. खुल जा सिम. चलो खुल जा सिम. अंडर रेटिंग खुल गया. चलो सो यहां तक क्लियर है, तो हम आगे बढ़ते हैं. वैभव जी बिल्कुल गलत है आपका. ठीक है बेटा, कोई बात नहीं. गलतियां जो है ना इंसानों से ही होती है. तो आप इंसान हो इसका मतलब साबित हो जाता है, इसलिए आपने गलती की है. ठीक है. ओके नोटबुक आ गई है आपकी. वेरी गुड बेटा. ठीक है चलो. सो अब ध्यान दीजिएगा, सब लोग ध्यान दीजिएगा. अब सबसे महत्वपूर्ण चीज डिस्कस हो रही है. ठीक है. सो जो भी कर रहे हो वो साइड में रखिएगा. ठीक है, बस ध्यान दीजिएगा. कमीशन का कैलकुलेशन नहीं समझा सर. कमीशन बेटा ग्रॉस लायबिलिटी पे कैलकुलेट होता है. तो ये केस में ग्रॉस लायबिलिटी 60,000 शेयर्स की थी, इनटू इशू प्राइस से मल्टीप्लाई करना है. शायद आपने इशू प्राइस गलत लिया होगा. गोकर्णी जी आपका इशू प्राइस जो है ना वो 10.5 रुपीज है. 10 रुपया प्लस 5% कमीशन. ऐसे करो 10.5 रुपया आपको इशू प्राइस आएगा 10.5. तो 60,000 शेयर्स इनटू इशू प्राइस 10.5 इनटू रेट ऑफ कमीशन 2.5% है. ऐसा आपको कैलकुलेशन करना है गोकर्णा जी. ठीक है. सो शायद आपने अभी कैलकुलेशन सुधार लिया होगा. ठीक है, चिंता ना करें, आगे कमीशन की बहुत सारी एडजस्टमेंट आएगी. ठीक है, तब भी फिर से रिपीट करूंगा मैं. ठीक है, अब हम शुरुआत करते हैं. कृपया ध्यान देके सुनना. अभी टाइप्स ऑफ अंडर राइटिंग के बारे में अपन चर्चा करने जा रहे हैं. ठीक है, यहां तक का डिस्कशन हमें सभी को समझ में आ गया. ग्रॉस लायबिलिटी क्या होती है, एक्चुअल लायबिलिटी क्या होती है, कमीशन का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, ये सब कुछ हमने समझा दिया. तो अब आगे बढ़ते हैं. टाइप्स ऑफ अंडरराइटिंग, अगला कॉन्सेप्ट समझाते हैं हम आपको. ठीक है, बस ध्यान दीजिएगा सब लोग. ध्यान देखो, अगर 100% आप लोगों का ध्यान रहा ना तो आप बिल्कुल सिली मिस्टेक्स नहीं करोगे. ठीक है, अगर समझते वक्त ही, जब मैं समझा रहा हूं उस वक्त अगर बातें आधी अधूरी सुनी आपने तो फिर मिस्टेक्स होने के चांसेस बढ़ते हैं. इसलिए पूरी बात सुनिएगा. एक्सक्यूज मी. ओके चलो शुरुआत करते हैं. टाइप्स ऑफ अंडरराइटिंग. अब मित्रों, जैसे कि मैंने अभी तक आपको क्वेश्चंस, जो जितने भी क्वेश्चंस लिए हैं उसमें मैंने आपको बताया, जब भी कंपनी शेयर्स इशू करने के लिए जाती है तो शेयर्स इशू करते वक्त कंपनी को शेयर्स इशू करने से पहले अंडरराइटर अपॉइंट करना पड़ता है. अब जैसे
अगर हम बात करें रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को इशू करना है, शेयर्स का इशू करना है, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड कितने रुपए के शेयर्स इशू करेगी? अंदाजन लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 100 लाख रुपया, या 1-2 करोड़ रुपया, या 400-500 हजार करोड़ रुपया? यस, तो मिनिमम इशू साइज इनका करोड़ में होता है, ठीक है। सो समझो 1000 करोड़ रुपीस का इशू, ठीक है। इनको लाखों से कुछ नहीं होता, 2-4 करोड़ से भी, 10 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़ से कुछ नहीं होता इनका, ठीक है। इनका इशू साइज बहुत बड़ा है, जैसे पेटीएम सोच रहा है इशू करने का, ठीक है। सो बहुत जल्द ही पेटीएम इशू लाएगा, ठीक है, तकरीबन 3500 करोड़ रुपए का इशू लाने वाला है, ऐसे सोच रहे हैं, ठीक है। अब लेट्स सी, आ जाता है तो बहुत बढ़िया रहेगा। ओके चलो, सो हाँ, तो हम कह रहे हैं, समझो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड इशू लाने की सोचते हैं तो 1000 करोड़ रुपए का इशू लाएगा। अब 1000 करोड़ रुपए का इशू लाते वक्त अगर वो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड किसी अंडरराइटर को अपॉइंट करता है, अब अंडरराइटर का नाम है याचना देवी, ठीक है। सो याचना देवी इज वन ऑफ द अंडरराइटर्स। अब समझो ये एक सिंगल अंडरराइटर को इन्होंने अपॉइंट किया, और ये याचना देवी ने बोला, देखो अगर मैं आपका अंडरराइटर बनने की ख्वाहिश रखती हूँ, तो इफ आई एम रेडी टू टेक 100% ऑफ द लायबिलिटी, 100% ऑफ द लायबिलिटी, यानी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने इनके साथ जब मीटिंग की तो उनको पूछा, अगर पब्लिक एक भी शेयर नहीं खरीदता तो पूरे 1000 करोड़ के शेयर आप खरीद लोगे? 1000 करोड़, यानी इसका मतलब हम आपको शेयर इशू करेंगे और आप हमें 1000 करोड़ देंगे, इतना पैसा आपके पास है? 1000 करोड़ रुपीस याचना देवी आपके पास है क्या? बताइए जरा, याचना देवी क्या आपके पास 1000 करोड़ रुपया है? जल्दी बता दीजिएगा, अगर होगा तो हम तुरंत आ जाएंगे। सो क्या 1000 करोड़ रुपया? यस सर, देवी जी के पास है। देवी जी ने आंसर यस दिया है। ओके चलो, सो देवी जी कह रही है 1000 करोड़ रुपया उनके घर पे है। देवी जी हाँ चलो, सो मित्रों ये बहुत मुश्किल हो जाता है, यानी अंडरराइटर के लिए, ठीक है, जब इतना बड़ा साइज का इशू होता है तो अंडरराइटर को 100% लायबिलिटी लेना बहुत मुश्किल जाता है। 100% तो क्या, अगर उसकी लायबिलिटी 10% भी हो जाती है ना, तो 1000 करोड़ के 10% कैलकुलेट करते हैं हम, तो 100 करोड़ रुपया, इतना लायबिलिटी किसी एक सिंगल अंडरराइटर को अंडरटेक करना बहुत मुश्किल जाता है। तो in case of companies whose issue size is very huge, the company does not appoint a single underwriter. कंपनी एक अंडरराइटर अपॉइंट करेगी नहीं, एक अंडरराइटर को अपॉइंट करके कंपनी का काम होगा ही नहीं, क्योंकि एक अंडरराइटर इतना बड़ा इशू साइज का कंप्लायंस करना थोड़ा मुश्किल जाएगा, ठीक है। इतना, इसके अलावा अगर लायबिलिटी आ भी जाती है, ठीक है, अंडर सर्टेन सर्कमस्टेंसेस, तो इनको लायबिलिटी मीट करना भी मुश्किल चला जाएगा। इसलिए ऐसी स्थिति में कंपनी एक अंडरराइटर नहीं बल्कि एक से ज्यादा अंडरराइटर्स अपॉइंट करती है। तो क्या कंपनीज एक्ट कंपनी को एक से ज्यादा अंडरराइटर अपॉइंट करना अलाउ करती है? अगर अलाउ किया जाता है तो ऐसे सर्कमस्टेंसेस में लायबिलिटी, कमीशन, इसका डिस्कशन या इसका कैलकुलेशन कैसे होता है, ये भी तो हमें सीखना चाहिए, तो उसी के बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं। तो इसलिए नाउ वी आर डिस्कसिंग टाइप्स ऑफ अंडरराइटिंग। सो टाइप्स ऑफ अंडरराइटिंग में बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ अंडरराइटिंग। अंडरराइटिंग दो प्रकार की होती है, एक जिसको हम सिंगल अंडरराइटिंग कहते हैं, और दूसरा जिसको हम को अंडरराइटिंग या जॉइंट अंडरराइटिंग कहते हैं। ऐसे दो प्रकार की अंडरराइटिंग की कॉन्ट्रैक्ट्स होती है, एक होता है सिंगल अंडरराइटिंग और दूसरा होता है को अंडरराइटिंग। सिंगल अंडरराइटिंग का मतलब क्या है? जब कंपनी किसी एक ही अंडरराइटर को अपॉइंट करती है, जब कंपनी किसी एक ही अंडरराइटर को अपॉइंट करती है तो उसको हम को अंडरराइटिंग कहते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ये कंपनी है, कंपनी का नाम है अमेजॉन लिमिटेड समझो, ठीक है। ये अमेजॉन लिमिटेड ने, ठीक है, उन्होंने एक अंडरराइटर को अपॉइंट किया। अब ये तो बेरोजगार हो गए, इनको कोई रोजगार नहीं है, तो भाई साहब ने अपना अंडरराइटिंग का बिजनेस शुरू किया समझो, ठीक है। भाई साहब कौन है, शायद इनको आप जानते होंगे, है ना। ओके चलो, सो समझो देवी और सज्जनों, कंपनी ने समझो इन भाई साहब को अंडरराइटर करके अपॉइंट किया है, ठीक है। इनका नाम है मिस्टर, ओके, मिस्टर टी इनका नाम है, ठीक है। सो मिस्टर टी ही इज वन ऑफ द अंडरराइटर्स, ठीक है। सो इनको कंपनी ने अंडरराइटर करके अपॉइंट किया। अब इनको जब कंपनी ने अंडरराइटर करके अपॉइंट किया है, ओके, ट्रम्प श्रीमान को, बिल्कुल सही फरमाया आपने सौम्या जी, ठीक है। इन भाई साहब को जब अंडरराइटर करके अपॉइंट किया तो कंपनी ने इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया, एक ही कॉन्ट्रैक्ट एंटर हुआ, ठीक है। तो अभी तक जो भी हमने क्वेश्चन सॉल्व किया ऐसे ही सॉल्व किए, जहां पे कंपनी कॉन्ट्रैक्ट एंटर करती थी केवल एक अंडरराइटर के साथ, तो इसको हम सिंगल अंडरराइटिंग का कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? सिंगल। तो अगर आपको क्वेश्चन एमसीक्यू में क्वेश्चन आ जाता है, द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन कंपनी एंड ओनली वन अंडरराइटर इज नोन एज डैश डैश, इट इज नोन एज द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सिंगल अंडरराइटिंग। चलो, को अंडरराइटिंग या फिर जॉइंट अंडरराइटिंग का मतलब क्या है? को अंडरराइटिंग या फिर जॉइंट अंडरराइटिंग का मतलब,
जब कंपनी इशू के वक्त एक से ज्यादा अंडरराइटर्स को अपॉइंट करती है, जब कंपनी इशू के वक्त एक से ज्यादा अंडरराइटर्स को अपॉइंट करती है तो उसको को अंडरराइटिंग कहा जाता है। को अंडरराइटिंग की केस में कंपनी हर एक अंडरराइटर के साथ एक सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट एंटर करती है। हर एक अंडरराइटर के साथ कंपनी डिस्कशन करती है कि बाबा आपको कितना लायबिलिटी लेना मुमकिन है। तो समझो ये अंडरराइटर ने बोल दिया मैं 30% लायबिलिटी ले सकता हूं, दूसरे अंडरराइटर ने बोला मैं 40% लायबिलिटी ले सकता हूं, तीसरे अंडरराइटर ने बोला मैं 30% लायबिलिटी ले सकता हूं। ठीक है, तो कंपनी हर एक के साथ कॉन्ट्रैक्ट एंटर करेगी, हर एक की लायबिलिटी हर एक के साथ डिस्कस होगी और हर एक का कमीशन डिसाइड होगा। ठीक है, तो हो सकता है कुछ केसेस में कि हर एक अंडरराइटर का कमीशन का परसेंटेज अलग अलग हो, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन एज फार एज आवर एग्जामिनेशन इज कंसर्न, ठीक है, हर एक अंडरराइटर का कमीशन का परसेंटेज सेम ही देते हैं सिंप्लिसिटी ऑफ कैलकुलेशन के लिए। लेकिन प्रैक्टिकली स्पीकिंग हर एक अंडरराइटर के टर्म्स एंड कंडीशंस अलग हो सकते हैं। ठीक है, उसका कमीशन का परसेंटेज भी अलग हो सकता है। ओके, इससे फायदा क्या है? फायदा एक है कि किसी एक अंडरराइटर पे पूरा बर्डन नहीं आएगा, जो लायबिलिटी आती है वो अंडरराइटर्स के बीच में शेयर हो जाती है, तो इससे अंडरराइटर का भी रिस्क कम होता है और कंपनी का भी रिस्क कम हो जाता है, कंपनी निश्चिंत हो जाती है। जब भी इश्यू साइज ज्यादा होता है तो कंपनी को लगता है चलो 3-4 अंडरराइटर है तो सब लोग मिलकर कुछ ना कुछ खरीद लेंगे। ठीक है, चलो अब इसमें कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, क्या कैलकुलेशन में कोई बदलाव होते हैं क्या, वही हमें सीखना है। लेकिन उसके पहले ठीक है, जब आप एक से ज्यादा अंडरराइटर अपॉइंट करते हो तो कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ अंडरराइटर्स अपॉइंट कर सकते हो? दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। What is the limit on maximum number of underwriters which a company can appoint? क्या लगता है? What is the maximum number of underwriters which the company can appoint? 3, 4 या फिर 5? हाँ, मोर देन 1 समझ में आ गया सौम्या जी, लेकिन कितने? मोर देन 1 कितने? अरे जाग रहे हो क्या? जीवित है इन लोग? आंसर तो आ नहीं रहे। हाँ, आ रहे। सौम्या मे बी 8, सौम्या जी कह रहे मे बी नहीं 3, नीतीश जी 3, ठीक है, यहाँ पे 3 दिखाई दे रहा है इसलिए 3, चलो कोई बात नहीं। मैं आपको बता दूं, अजय पोद्दार जी 10 कह रहे हैं, किशन जी 3, 4, 5, वेरी गुड बेटा, 3, 4, 5, 345 अंडरराइटर्स। आयुष जी बिल्कुल सही जवाब, नो आइडिया। ओके, चलो मैं बता दूं, देयर इज नो लिमिट ऑन द मैक्सिमम नंबर ऑफ अंडरराइटर्स व्हिच द कंपनी कैन अपॉइंट। कंपनी को जितने चाहे उतने अंडरराइटर्स कंपनी अपॉइंट कर सकती है। ठीक है, कंपनीज एक्ट में ऐसा कोई लिमिट मेंशन किया नहीं। ठीक है, सो एग्जांपल के तौर पे हमने आपको 3 बताया, 10 करो 100 करो, जितने करने उतने अंडरराइटर्स अपॉइंट करो। ठीक है, चलो, सो देवी और सज्जनों ये चीज याद रखिएगा, देयर इज नो लिमिट ऑन द मैक्सिमम नंबर ऑफ अंडरराइटर्स व्हिच द कंपनी कैन अपॉइंट। चलो, अब सवाल ऐसे है कि जब एक से ज्यादा अंडरराइटर अपॉइंट किए जाते हैं तो हर एक अंडरराइटर की कुछ ना कुछ लायबिलिटी होती है। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट अंडरराइटिंग का है या पार्शियल अंडरराइटिंग का है, ये बात को हम कैसे पता करें? जैसे यही एग्जांपल में पहले अंडरराइटर की लायबिलिटी 30 है, दूसरी की 40, तीसरी की 30, तो ये देख के आपको क्या लगता है, ये क्वेश्चन कंप्लीट अंडरराइटिंग वाला है या पार्शियल अंडरराइटिंग वाला है? कंप्लीट या फिर पार्शियल? कंप्लीट या फिर पार्शियल? ऑनलाइन वाले जवाब दे फटाफट, आपके जवाब का हम इंतजार कर रहे हैं ऑनलाइन वालों। इसका जवाब सटीक जवाब होना जरूरी है, डिपेंड्स नहीं। ओके मित्रों, ये क्वेश्चन कंप्लीट अंडरराइटिंग के हैं या फिर पार्शियल अंडरराइटिंग के हैं, ये डिपेंड करेगा कि जो अंडरराइटर्स ने लायबिलिटी ली है उनकी टोटल पे। तो इंडिविजुअली चेक नहीं करना है, जब ग्रुप को अपॉइंट किया है अंडरराइटर करके तो पूरे ग्रुप का परसेंटेज का टोटल लेके चेक कीजिएगा। पूरे ग्रुप के परसेंटेज की टोटल कितनी आ रही है? 30 + 40 + 30, 30, 40, 30, टोटल कितनी आती है? 100% आती है। तो सबकी मिला के अगर लायबिलिटी 100% या उससे ज्यादा है तो उसको हम कहेंगे कंप्लीट अंडरराइटिंग। सबकी टोटल अगर 100% या उससे ज्यादा आती है तो उसको हम क्या कहेंगे? कंप्लीट। और सबकी टोटल अगर 100% से थोड़ी कम आ रही है तो उसको कहेंगे हम पार्शियल अंडरराइटिंग। ठीक है, सो कंप्लीट अंडरराइटिंग का क्वेश्चन है या फिर पार्शियल अंडरराइटिंग का क्वेश्चन है, ये डिपेंड करेगा कि टोटल सबकी मिला के परसेंटेज की टोटल कितनी आ रही है। इफ द एंटायर टोटल कम्स टू 100 देन कंप्लीट एल्स पार्शियल। ओके सर, ये भी समझ में आ गया।
ओके सर, इसका कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, कैलकुलेशन समझाऊंगा, लेकिन उसके पहले जब कंपनी एक से ज्यादा अंडरराइटर्स अपॉइंट करती है तो उसको क्या कहा जाता है? यस, जॉइंट अंडरराइटिंग या फिर को अंडरराइटिंग। एक ही अंडरराइटर को अपॉइंट करती है तो सिंगल अंडर। ओके, अब आगे ध्यान देके सुनिएगा। अब इसी एग्जांपल में समझो पहले अंडरराइटर की लायबिलिटी 30% थी, उसने कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट भी एंटर कर लिया। कॉन्ट्रैक्ट एंटर करने के बाद उसको लग रहा है कि 30% लायबिलिटी तो उसने कंपनी को बोल दिया है, लेकिन 30% इतना लायबिलिटी उसको अकेले को बेयर करना मुमकिन नहीं है। तो उसके पास क्या चॉइस है? तो ही हिमसेल्फ कैन अपॉइंट अदर अंडरराइटर्स। यानी समझो इनका नाम था मिस्टर ए। मिस्टर ए ने 30% की लायबिलिटी ली है, ठीक है। सो 30% की लायबिलिटी लेने के बाद उसको लग रहा है कि मैं अकेला इतनी लायबिलिटी बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा, बेयर नहीं कर पाऊंगा। तो ऐसे केस में उसने मिस्टर बी और मिस्टर सी ऐसे दो अलग अलग अंडरराइटर्स को अपॉइंट किया, मिस्टर बी और मिस्टर सी। और मिस्टर बी और सी के साथ मिस्टर ए ने कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया। यानी बी और सी को कंपनी ने अपॉइंट किया है या अंडरराइटर ने अपॉइंट किया है? तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये एक अंडरराइटर का दूसरे अंडरराइटर के साथ है, इसको कहा जाता है सब अंडरराइटिंग। क्या कहा जाता है? ओके, सो ये अलग है। सब अंडरराइटिंग में वन अंडरराइटर अपॉइंट्स अनदर, द प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज बिटवीन टू अंडरराइटर्स। जो अंडरराइटर अपॉइंट करता है उसको कहा जाता है प्रिंसिपल अंडरराइटर। क्या कहा जाता है? और जिसको अपॉइंट किया जाता है उसको कहा जाता है सब अंडरराइटर। तो यहां पे अगर समझो कल जाके 30% लायबिलिटी आ जाती है पहले अंडरराइटर की, तो वो अपनी लायबिलिटी अपने सब अंडरराइटर्स के साथ शेयर करता है। सब अंडरराइटर, ये जो प्रिंसिपल अंडरराइटर है उसकी लायबिलिटी सब अंडरराइटर के साथ शेयर की जाती है। ये जो सब अंडरराइटर्स है इनको कमीशन कौन देता है? प्रिंसिपल अंडरराइटर। तो द प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज बिटवीन द प्रिंसिपल अंडरराइटर एंड सब अंडरराइटर। तो प्रिंसिपल अंडरराइटर की लायबिलिटी सब अंडरराइटर शेयर करते हैं, ठीक है। तो सब अंडरराइटर को कमीशन देने का काम भी प्रिंसिपल अंडरराइटर करता है। अगर कल जाके प्रिंसिपल अंडरराइटर्स ने शेयर्स खरीदने से मना कर दिया, ठीक है, यानी प्रिंसिपल अंडरराइटर की लायबिलिटी आ रही थी सर्टेन 1 लाख शेयर्स, ठीक है। प्रिंसिपल अंडरराइटर बोला मैं नहीं खरीदूंगा ये शेयर्स, ऐसे उसने कंपनी को बोल दिया। तो कंपनी क्या ये सब अंडरराइटर के अगेंस्ट लीगल सूट फाइल कर सकती है क्या? क्या कंपनी सब अंडरराइटर्स को सू कर सकती है क्या? कंपनी सब अंडरराइटर्स को सू नहीं कर सकती, क्योंकि कंपनी ने सब अंडरराइटर के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया है। किसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है? प्रिंसिपल। सिमिलरली ये जो सब अंडरराइटर्स है, ठीक है, इन्होंने लायबिलिटी ले ली, लेकिन प्रिंसिपल अंडरराइटर ने सब अंडरराइटर को कमीशन ही नहीं दिया। प्रिंसिपल अंडरराइटर ने किसको कमीशन नहीं दिया? तो क्या सब अंडरराइटर कंपनी से कमीशन मांग सकते हैं क्या? नहीं। तो ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट अलग है। को अंडरराइटिंग का कॉन्ट्रैक्ट कंपनी और प्रिंसिपल अंडरराइटर के बीच में होता है। सब अंडरराइटिंग का कॉन्ट्रैक्ट प्रिंसिपल अंडरराइटर और सब अंडरराइटर्स के बीच में होता है। दोनों कॉन्ट्रैक्ट अलग अलग है, ठीक है। तो अगर आपको एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछते हैं, इफ प्रिंसिपल अंडरराइटर अपॉइंट्स सब अंडरराइटर्स, या इफ वन अंडरराइटर अपॉइंट्स अनदर अंडरराइटर, if one underwriter appoints another underwriter, such type of underwriting is known as option A contracting, B joint underwriting, C single underwriting and D sub underwriting। तो इसको आप क्या कहेंगे? जब एक अंडरराइटर दूसरे अंडरराइटर को अपॉइंट करता है तो इसको आप क्या कहेंगे? ओके, ऑनलाइन वालों फटाफट आंसर दीजिए, ठीक है। देश जानना चाहता है कि इसका आंसर क्या है। जब एक अंडरराइटर दूसरे अंडरराइटर को अपॉइंट करता है तो ऐसे टाइप के अंडरराइटर को क्या कहा जाता है? बताइए ऑनलाइन वालों। बिल्कुल सही जवाब, इसको हम सब अंडरराइटिंग कहते हैं, ठीक है। चलो फाइन। अब और एक क्वेश्चन। सर यहां तक हमें पूरा समझ में आ गया। अब मेरा सवाल, यहां पे हम जो लायबिलिटी का कैलकुलेशन सीखेंगे, सिंगल अंडरराइटिंग का तो सीख चुके हैं, अब को अंडरराइटिंग का सीखेंगे। क्या सब अंडरराइटिंग का कैलकुलेशन भी हमें सीखना है? आर वी लायबल टू कैलकुलेट द लायबिलिटी ऑफ सब अंडरराइटर्स? आर वी लायबल टू कैलकुलेट? ठीक है, सब अंडरराइटिंग का कैलकुलेशन हम आपको सिखाएं या नहीं सिखाएं? क्या वो अपने सिलेबस का पार्ट बनेगा? पुनीत जी पूछ रहे सर अंडरराइटर कौन बन सकता है? एनीवन कैन बिकम द अंडरराइटर सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ योर कंपनीज एक्ट एंड रेगुलेशंस इशूड बाय सेबी, ठीक है। यस, उसके लिए बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस है, तो आज आप सेबी में और कंपनीज एक्ट में पढ़ोगे हु कैन बिकम एन अंडरराइटर। ओके चलो, हाँ मैंने सवाल क्या पूछा था? क्या आपको सब अंडरराइटिंग का लायबिलिटी का कैलकुलेट? देखो मित्रों याद रखना, लायबिलिटी कौन कैलकुलेट करता है? हु कैलकुलेट्स लायबिलिटी?
अंडरराइटर्स और कंपनी और बोथ। लायबिलिटी का कैलकुलेशन का जिम्मेदारी किसका है? ओके, हमारे सब्जेक्ट का नाम क्या है सर? वही भूल गया हमारे सब्जेक्ट का सब्जेक्ट का नाम जो है यस कॉर्पोरेट एंड मैनेजमेंट। तो उस कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, तो जब मैंने सब्जेक्ट की शुरुआत की थी तो उसी वक्त बताया था हम कंपनी का अकाउंट्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, पूरे एग्जीक्यूटिव की कोर्स में हम कंपनी का अकाउंट्स पढ़ रहे हैं। तो मित्रों, देवी और सज्जनों, याद रखना है आपको कंपनी की पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। पूरे चैप्टर में अजीम एज इफ यू आर ए कंपनी, यू आर डूइंग द अकाउंटिंग फॉर कंपनी। तो कंपनी जब लायबिलिटी कैलकुलेट करेगी तो प्रिंसिपल अंडरराइटर की करेगी या सब अंडरराइटर की करेगी? कंपनी किसकी लायबिलिटी कैलकुलेट करेगी? प्रिंसिपल। तो यहाँ पे हम सब अंडरराइटर के लायबिलिटी का कैलकुलेशन सीखते हैं नहीं है, सब अंडरराइटिंग का सिर्फ थियरी सीखते हैं, क्योंकि वो एमसीक्यू के लिए पूछा जाता है, इसलिए। थियरी समझ में आ गया? देखो, हर एक कॉन्सेप्ट बताने से पहले मैं उसका थियरी बता रहा हूं ताकि थियरी आपका साइमल्टेनियसली कवर हो जाए। तो ऐसे ही हम पढ़ेंगे, ठीक है, थियरी प्रैक्टिकल, थियरी प्रैक्टिकल, ठीक है। सो ये पूरा का पूरा थियरी समझा दिया। टाइप्स ऑफ अंडरराइटिंग में टोटल 3 टाइप की अंडरराइटिंग है। पहला सिंगल, दूसरा को या ज्वाइंट अंडरराइटिंग एंड तीसरा सब अंडरराइटिंग। ठीक है, जब एक ही अंडरराइटर अपॉइंट किया जाता है तो सिंगल अंडरराइटिंग, जब एक से ज्यादा अंडरराइटर अपॉइंट किए जाते हैं तो को अंडरराइटिंग या ज्वाइंट अंडरराइटिंग, जब एक अंडरराइटर दूसरे अंडरराइटर को अपॉइंट करता है तो सब अंडरराइटिंग। ठीक है, चलो। सो ये समझ में आ गया सर। सर अब आगे बढ़ते हैं सर। अभी लायबिलिटी का कैलकुलेशन सिखाइए सर। सर कैसे कैलकुलेट किया जाता है लायबिलिटी? अब लायबिलिटी का कैलकुलेशन में डायरेक्टली एग्जांपल के साथ आपको बताऊंगा, ठीक है। सो एक एग्जांपल आपके सामने प्रस्तुत किया जाए, ठीक है। जब भी आप क्वेश्चन रीड करेंगे, देखो अब एक एक एडजस्टमेंट बढ़ती जाएगी। जब भी क्वेश्चन रीड करेंगे तो क्वेश्चन रीड करते करते पहले सवाल अपने आप से पूछ लो कि क्या यहाँ पे एक है या एक से ज्यादा है अंडरराइटर्स? एक है या एक से ज्यादा? एक है तो सिंगल है, ठीक है, सिंगल है तो हमेशा मजा है। एक से ज्यादा है तो मिंगल है, यानी को अंडरराइटिंग है। को अंडरराइटिंग में मजा है। क्या मजा है देख लेते हैं। जैसे कि ये सवाल में ए लिमिटेड इश्यूज, क्या हम शुरुआत करें? क्या सभी लोग तैयार हो? तैयार हो तो कृपया अपने हाथों से यस 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 लिखिएगा, ठीक है, ताकि हम क्वेश्चन पढ़ना शुरू कर देते हैं। अरे बोलिए। हाँ, अब ये थियरी लिखने के लिए थोड़ा सा स्पेस ब्लैंक छोड़ो, ये आपको लिखना है पहले थियरी। चलो लिख दो, ये छाप दो थियरी। When the company appoints only a single underwriter, इसको सिंगल अंडरराइटिंग कहते हैं। When the company appoints more than one underwriter, को अंडरराइटिंग। छाप दो ये थियरी, फटक से छाप दो। इसको हम बड़ा कर देते, फुल स्क्रीन कर देते। आपको 1 मिनट और 20 सेकेंड्स दिए जाते लिखने के लिए। 1 मिनट 20 सेकेंड्स में छाप दीजिएगा टाइप्स ऑफ अंडरराइटिंग। जैसे ट्रम्प जी अपने जीवन में हमेशा खुश रहते हैं, वैसे हम लोगों ने भी अपने जीवन में खुश रहना बहुत जरूरी है। निगेटिविटी के इस माहौल में बहुत उदास लोग बहुत उदास हो जाते हैं। तो उदास नहीं रहना है, खुश रहो। आकांक्षा जी कह रही है डन। ठीक है बेटा, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। सब लोगों का डन ना डन? डन होने के बाद बोल दीजिएगा। दो डन आ गए हैं। चलो डन डनाडन, चलो दैट्स रियली ग्रेट। सबका डन डनाडन है तो आखिरी 10 सेकंड्स रुकते हैं। देखो आप लोग ये कार्टून वार्टून मत निकालो, आपने सिर्फ अंडरराइटर्स के नाम भी लिख दिए तो भी काफी है, नहीं तो आप लोग ये डांसिंग कार्टून्स निकालने की कोशिश करोगे आप। हाँ, आयु जी कह रहे सर ये क्वेश्चंस कहाँ मिलेंगे? बेटा आपके टेक्स्ट बुक में मिलेंगे, ठीक है। तो जैसे ही आपको टेक्स्ट बुक मिल जाती है तो उसमें आपको मिल जाएंगे। और कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो मैं डिक्टेट करता हूँ, कुछ क्वेश्चंस टेक्स्ट बुक में नहीं मिलते जो डिक्टेट करते हैं, तो वो यहाँ पे आपको मिल जाते हैं स्क्रीन पे। ओके, शायद ये जो सैंपल क्वेश्चंस है ये मैंने बनाए हुए क्वेश्चंस है, आपको टेक्स्ट बुक में नहीं मिलेंगे, यानी ऐसे ही प्रैक्टिस के लिए बनाए हुए क्वेश्चंस है, ठीक है। ए लिमिटेड इश्यूज, अब शुरुआत करते हैं, ध्यान देके सुनिएगा। ए लिमिटेड इश्यूज 10,000 शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू 100 at 5% प्रीमियम। मैंने चेंज किया यहाँ पे, देखो। ए लिमिटेड इश्यूज 10,000 शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू 100 at 5% प्रीमियम, ठीक है। पहले क्या है, पहले अपने को सॉल्व करना है या पहले क्वेश्चन पढ़ना है? तो जिन लोगों ने सॉल्व करना शुरू किया है, आप समझ लो रूल्स फॉलो नहीं कर रहे हो, ठीक है। हाँ जी,
क्वेश्चन लिख रहे हैं, कोई और लिखने के लिए भी टाइम देंगे, ठीक है। मिस्टर ए एंड मिस्टर बी आर अपॉइंटेड एज अंडरराइटर। ए और बी को अंडरराइटर करके अपॉइंट किया है, यानी ये सिंगल अंडरराइटिंग वाला केस है या को अंडरराइटिंग, को अंडरराइटिंग आर अपॉइंटेड एज अंडरराइटर्स विथ इक्वल लायबिलिटी। अब ये इंपॉर्टेंट है, हर एक अंडरराइटर की लायबिलिटी कितना परसेंट है बताओ। इक्वल का मतलब कितना होता है, 100% डिवाइड बाय 2। ए की 50% होगी और बी की भी 50% लायबिलिटी होगी। ओके, नाउ विथ 4% कमीशन है। पब्लिक सब्सक्रिप्शन इज फॉर 6500 शेयर्स, कैलकुलेट लायबिलिटी इन कमीशन, ठीक है। सो अब यहां पे फॉर्मेट सेम है, कैलकुलेशन भी पूरा सेम है, सिर्फ अब हम अंडरराइटर का पहले एक कॉलम बनाते थे, अब एक के बदले जितने अंडरराइटर्स हैं उतने कॉलम, ठीक है। सो क्वेश्चन पहले छाप दीजिएगा, उसके बाद क्वेश्चन छापने के बाद हम साथ साथ सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है तो हम साथ साथ है, दूसरे क्वेश्चन से हम आपके हैं कौन, छाप दीजिएगा। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। और एक चीज मित्रों छापते छापते बता दें, हम 11th और 12th के अकाउंट्स की जो क्लासेस हैं वो YouTube पे इस साल फ्री में ले रहे हैं। ऑलरेडी मेरे चैनल पे वो क्लासेस लाइव चलती है, CA CMA सोपान गायकर करके आप सर्च करेंगे, YouTube पे आपको वो 11th 12th की क्लासेस दिखाई देगी। तो जिनका 11th 12th का अकाउंट्स वीक है तो वो क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल देख सकते हैं। हफ्ते में 3 दिन 11th का क्लास चलता है, हफ्ते में 3 दिन 12th का क्लास चलता है। अभी शुरू किए हैं मैंने, बहुत कम बच्चों को ये पता है, तो इसलिए, और जो लोग 11th और 12th का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको भी ये बात आप इंटीमेट कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारी जगह यानी मैंने बहुत बच्चों से अभी सुना है कि 11th स्टैंडर्ड धक्का मार के पास किए हैं, ठीक है, क्योंकि इस बार 11th का एग्जामिनेशन हुआ ही नहीं तो धक्का मार के पास, और ये साल भर 11th स्टैंडर्ड में कहीं पे भी कुछ बच्चों ने पढ़ा ही नहीं, उनको पेपर भी MCQ टाइप आए, तो उनको बहुत सारी चीजें आती ही नहीं है, ठीक है। सो अगर ये बच्चे अगर आगे जाके प्रोफेशनल कोर्सेज करे तो उनको क्या आएगा, 11th का अकाउंट्स ही नहीं पढ़ा है। तो ये बहुत गंभीर समस्या थी, इसलिए इसको मद्देनजर रखते हुए हमने सोचा कि मेरा 1 साल का रोज 1.5 आवर 1.5 घंटा मैं आप लोगों के लिए, यानी जो 11th और 12th के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए दे दूंगा। तो मैंने तो वैसे तो कोई मार्केटिंग अपना चैनल बहुत वीक है, हम बहुत कम मार्केटिंग करते हैं, आप जानते ही हो। तो कृपया करके जो भी आपके 11th और 12th के जूनियर्स हैं उन तक ये बात पहुंचा दीजिएगा, ठीक है। इफ दे वांट एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट ऑन माय चैनल दे कैन कम एंड व्यू द लेक्चर्स। टाइमिंग जो है इवनिंग 6 से लेके 7:30 के बीच में, 7:15 7:30 तक, 6 to 7:30 इवनिंग में लेक्चर चलता है यूट्यूब लाइव पे, ठीक है, जिसके आपको नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे और लेक्चर्स भी, दोनों चीजें आप देख सकते हैं, ठीक है। सो यू कैन कम्युनिकेट दिस फैक्ट टू योर फ्रेंड्स। और आपके लेक्चर में अनाउंसमेंट करने के पीछे वजह थी कि कुछ लोग साइंस बैकग्राउंड से भी है, ठीक है, अपने CS कोर्स में, तो CS ET तो पास हो गए, लेकिन यहाँ पे एग्जीक्यूटिव में अकाउंट्स बहुत मुश्किल लगता है। तो आपको अगर बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स देखने हैं तो आप वहां पे जाके एब्सोल्युटली मेरे साथ अकाउंट्स के लेक्चर अटेंड कर सकते हो, क्वेरीज भी पूछ सकते हैं, ठीक है। और आप अपने दोस्तों को बताना मत भूलना, जो 11वीं 12वीं की कक्षा, अभी तो क्लास लगाना भी परवड़ता नहीं है बच्चों को। तो 11th और 12th की और अकाउंट्स की मैंने फीस देखी है थोड़ा, तो CBSE वालों का तो पता चल रहा है अकाउंट्स के सब्जेक्ट का 20-20 हजार रुपया फीस है, सिर्फ 10,000 रुपया 20,000 सिर्फ अकाउंट्स के सब्जेक्ट का फीस लेते हैं। और हम पूरा CS एग्जीक्यूटिव का कोर्स का फीस, तो मुझे थोड़ा सा बुरा लगा कि हाँ ठीक है फीस ले रहे, अच्छी बात है, लेकिन इतना फीस लेके भी क्या पढ़ा रहे, भगवान मालिक है। हाँ, तो इसके लिए हमने सोचा कि थोड़ा सा आप लोगों का भी हित हो जाएगा और हमारे पास जो भी ज्ञान हमने अर्जित किया है वो आप तक पहुंचा दें, ठीक है। सो इस उद्देश्य से हमने शुरुआत की है। तो लेट्स सी आप लोग अगर पहुंचाते हो सभी बच्चों की तरफ कि ये चीज चल रही है यूट्यूब पे, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट चल रही है और पूरे 1 साल तक चलती रहेगी तो अच्छा होगा, ठीक है, मैक्सिमम बच्चों को इसका फायदा हो जाएगा। ओके, सो शुरुआत करते हैं। देवी और उनके प्यारे प्यारे भाइयों, ठीक है, ध्यान देके सुनिएगा और समझिएगा, ठीक है। एक साथ सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन तो सब लोगों ने लिख ही दिया है। अब लाइबिलिटी का कैलकुलेशन शुरू कर देते हैं। कंप्यूटेशन, गिव द हेडिंग कंप्यूटेशन ऑफ
computation of liability and commission. Computation of liability and commission. Akansha ji, sir, my sis is in 12th. I will definitely recommend her. Thank you very much, beta. चलो, सो जितने लोगों को हो सके उतने लोगों को आप बता दीजिएगा सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, और आप कितने कॉलम बनाएंगे हम बताइए जरा, यहाँ पे कितने कॉलम्स बनेंगे? 2 कॉलम। जब 2 होते हैं तो दोनों के बाद 2 के 3 होने में ज्यादा समय लगता नहीं है। कॉलम्स की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। सो तीसरा कॉलम भी आपको बनाना है। तीसरा बनेगा टोटल का कॉलम, सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स और 2 अंडरराइटर्स हैं। पहला अंडरराइटर ए, दूसरा बी, और तीसरा कॉलम जो है ना वो टोटल का कॉलम है, ठीक है। तो नहीं आ रहा है भाई, ओई 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 ओई, आजा आजा मैं, हाँ अब आ गया, देखो शायद। चलो, स्क्रीन आ रही है, आ रही है स्क्रीन, आ गया। चलो, सीरियल नंबर 1 शुरुआत करते हैं हम। ग्रॉस लाइबिलिटी परसेंटेज। अब ग्रॉस लाइबिलिटी परसेंटेज फॉर्मेट बन गया सबका। शुरुआत करते हैं। ग्रॉस लाइबिलिटी परसेंटेज, परसेंटेज में लाइबिलिटी कितनी है बता पाओगे आप मुझे? 50% ए का लाइबिलिटी, 50% बी का लाइबिलिटी, कुल मिला के 100% लाइबिलिटी है। कुल मिला के लाइबिलिटी अपना 100% है। ग्रॉस लाइबिलिटी परसेंटेज में 50, 50, 100। उसके बाद ग्रॉस लाइबिलिटी शेयर्स में, ग्रॉस लाइबिलिटी शेयर्स में लाइबिलिटी कितनी है? ग्रॉस लाइबिलिटी शेयर्स में कंपनी ने कितने शेयर्स इशू किए थे? कंपनी ने कितने शेयर्स इशू किए थे? 10,000। तो 10,000 के 50% ए की लाइबिलिटी 5,000, 10,000 के 50% बी की लाइबिलिटी 5,000, ठीक है। सो मित्रों, जितने शेयर्स इशू किए हैं 10,000 इंटू लाइबिलिटी का परसेंटेज, 10,000 शेयर्स इंटू लाइबिलिटी का परसेंटेज। दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू फाइंड आउट ग्रॉस लाइबिलिटी इन शेयर्स। डाउट है तो पूछ लीजिए। ग्रॉस लाइबिलिटी परसेंटेज के बाद ग्रॉस लाइबिलिटी शेयर्स, ग्रॉस लाइबिलिटी शेयर्स के बाद आगे जो है वो है लेस। अब देखो यहाँ पे लाइबिलिटी डिवाइड हो गई, ठीक है, अंडरराइटर्स के बीच में, तो क्रेडिट भी डिवाइड होना चाहिए। क्रेडिट फॉर पब्लिक सब्सक्रिप्शन। तो पब्लिक ने जो शेयर्स खरीदे हैं, कितने शेयर्स खरीदे हैं? 6500, 6,500 शेयर्स पब्लिक ने खरीदे। 6,500 into 50%, 6,500 into 50%. So public subscription comes to 3,250 shares. So 6,500 into 50%, that comes to 3,250 shares. 3,250 शेयर्स। इतना क्रेडिट दोनों अंडरराइटर्स को मिलेगा। कुल मिला के 6,500 शेयर्स का क्रेडिट मिलेगा। कुल मिला के 6,500 शेयर्स का क्रेडिट मिलेगा। ओके, सो यहां तक समझ में आ गया होगा। देयरफॉर एक्चुअल लायबिलिटी आ जाएगी। देखो, अब हर एक अंडरराइटर की लायबिलिटी आपको मिल जाएगी। दिस इज हाउ कैलकुलेशन इज टू बी मेड। तो याद रखना, जब भी को अंडरराइटिंग का क्वेश्चन दिया जाता है तो जितने अंडरराइटर्स दिए उतने कॉलम बनेंगे, उसके अलावा एक एडिशनल टोटल का कॉलम बनेगा। लायबिलिटी भी, इनकी ग्रॉस लायबिलिटी भी प्रोपोर्शनेटली डिवाइड होगी, ठीक है। इनकी लायबिलिटी भी प्रोपोर्शनेटली इनके परसेंटेज में डिवाइड होगी, और पब्लिक सब्सक्रिप्शन का क्रेडिट भी प्रोपोर्शनेटली डिवाइड होगा। उसके बाद अब इनकी एक्चुअल लायबिलिटी आएगी। एक्चुअल लायबिलिटी शेयर्स में 5,000 माइनस 3,250, दैट कम्स टू कितना आएगा? एक्चुअल लायबिलिटी विल बी 1750 1750 शेयर्स की लायबिलिटी आएगी, और उसी के साथ टोटल जो आएगा 3,500 शेयर्स का लायबिलिटी है इनका। कुल मिला के 3,500 शेयर्स का लायबिलिटी है। अब कैलकुलेट करना है कमीशन। कमीशन भी कैलकुलेट करते हो, इंडिविजुअली कैलकुलेट करो।
इंडिविजुअली कमीशन का कैलकुलेशन करना है, इंडिविजुअली। तो कमीशन का कैलकुलेशन करते वक्त सीरियल नंबर 2 दैट इज ग्रॉस लायबिलिटी इन शेयर्स इनटू इश्यू प्राइस। कितना था इश्यू प्राइस? 105 रुपया, भूलना नहीं, मैंने चेंज किया था। द शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू 100 वर इशूड एट 5% प्रीमियम। तो 5% यानी कैसे कैलकुलेशन करेंगे, मैंने शॉर्टकट कल बताया था। ठीक है, 100 रुपीज प्लस और 5 और परसेंट का बटन दबा देना। 100 प्लस 5 और परसेंट, गलती नहीं होगी, यानी डायरेक्टली इश्यू प्राइस मिल जाएगी। तो इश्यू प्राइस आएगा आपका 105 रुपया इनटू रेट ऑफ कमीशन कितना है? 4% कमीशन है, तो कितना कमीशन आएगा? 2100। 2100 ए का, 2100 बी का, 4200 दोनों का। क्या ये बात सबको समझ में आ गई? ये क्वेश्चन शायद सबको समझा होगा, कोई डाउट नहीं है? नहीं होगा तो हम आगे बढ़ेंगे, फटक से कंप्लीट कीजिएगा, उसके बाद तुरंत अगला सवाल आपके स्क्रीन पे प्रस्तुत किया जाएगा। और एक चीज, आज YouTube लाइव का आखिरी दिन है। ठीक है, मंडे से हम जो लेक्चर्स हैं, जिन लोगों ने रिकॉर्डेड फॉर्म में लिए हैं, रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको सॉफ्टवेयर पे मिलेंगे। जिन लोगों को लाइव लेक्चर्स देखने हैं मंडे को, तो उनका सॉफ्टवेयर अलग है, लाइव वालों आपका सॉफ्टवेयर अलग रहेगा। तो उसके लिए आप ऑफिस में संपर्क कीजिएगा और उनसे लाइव सॉफ्टवेयर का जिक्र कीजिएगा। वो लाइव सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल करके लीजिए, नहीं तो मंडे को आप और हम लाइव एक दूसरे को नहीं देख पाएंगे। ठीक है, सो मंडे से YouTube पे किसी भी प्रकार का लेक्चर नहीं होने वाला, ये चीज याद रखना। ओके, डाउट है कोई तो पूछ लीजिए। कितना है? 21,000 है, 21,000। ओके, 21,000। ओके, तो एक शून्य कम बताया गया है, ठीक है, कोई बात नहीं, या मैंने कम लिखा होगा। ओके, 21,000 रुपया यानी 42,000 रुपया। 21,000 rupees, 21,000 rupees and 42,000 rupees is the amount of commission. Okay, वेरी गुड। आकांक्षा जी कह रही है 21,000 आ रहा है सर, बिल्कुल ठीक है। सो आप लोग आपके आंसर पे कॉन्फिडेंट होने जरूरी है। अभी तो आपको कैलकुलेशन समझ में आ गया, ठीक है, चलो। सो समझा है सबको? क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? बढ़ते हैं, बढ़ते हैं। कोई डाउट है, क्वेरी है तो पूछ लीजिए, नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे, बोलिए। हाँ, उनका पहले वाला डिस कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, उनको चाहिए तो ये मिल सकते, कोई दिक्कत, बोल दीजिएगा ऑफिस में। ओके, हाँ, तो हम आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर का क्वेश्चन होने के बाद 6 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, आपके सामने उपस्थित हो रहा है। एक्स लिमिटेड इशूज 15,000 शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू 10 at 20% premium. Mr. Salman, Mr. Vivek, they are appointed as underwriters with 40 and 60% liability respectively. अब बताइए ये सिंगल अंडरराइटिंग है या को अंडरराइटिंग है? सिंगल या को? सिंगल या को? ऑनलाइन वालों जल्दी जवाब दो, सिंगल या को? ऑनलाइन वालों जल्दी जवाब दो। जीवित हैं आप लोग? हाँ, को। ओके सर, यू आगे गो, ठीक है, चलो। कमीशन इज एट द रेट 3%, पब्लिक सब्सक्रिप्शन इज 9,500 शेयर्स, कैलकुलेट लायबिलिटी एंड कमीशन। ठीक है, चलो, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो सर हम खुद कर लेंगे सर, हमें आपकी जरूरत नहीं है सर। हम, आप हमारे हो कौन सर? मैं कोई नहीं, अभी आप अकेले हो, आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन आपके सामने है, आपकी नोटबुक भी आपके सामने है, तो कृपया फटाफट सॉल्व कीजिए। हम आपकी किसी भी प्रकार की मदद नहीं करेंगे। आपको 2.25 मिनट दिए जाते हैं, 2 मिनट और 15 सेकंड से आपके पास। सौम्या त्रिवेदी जी कह रही है सर को अंडरराइटिंग और पार्शियल लाइबिलिटी वाला केस है ये। क्या ये को अंडरराइटिंग एंड पार्शियल लाइबिलिटी वाला केस लगता है सबको? वो आप डिसाइड कर लीजिएगा। सौम्या जी, क्या आपने जो कहा है वो सही है? क्या ये पार्शियल लाइबिलिटी है?
दोनों अंडरराइटर का मिला के टोटल देखिएगा। सलमान और विवेक को मत देखना, उनके लाइबिलिटी को देखना। सलमान की 40 है और विवेक की 60 है। 40 और 60 मिला के 100 होती है। विवेक की 60 है और सलमान की 40 है। इन दोनों के बीच में एक चीज कॉमन है। ये केस में एग्जांपल में कंपनी का नाम एक्स लिमिटेड, तो एक्स कॉमन है दोनों का, यानी कंपनी जिस कंपनी के अंडरराइटर है वो कॉमन है। ऐसे मैं कह रहा हूं, आप कुछ गलत मत समझना। सो कैडबरी क्वेश्चन है यह। कैडबरी क्वेश्चन, कल भी मैंने कैडबरी क्वेश्चन लिया था, उसकी कैडबरी आप लोगों ने खा ली होगी, आशा करता हूं। ये भी कैडबरी क्वेश्चन है। अजय जी लाइबिलिटी आ गई, वेरी गुड बेटा। बेटा लेकिन लाइन वाइन मार के सॉल्व किए हैं वो। राजश्री पंसाले जी, एक्चुअल लाइबिलिटी सलमान की 2200, विवेक की 3300, 2200 एंड 3300। ओके, सलमान की कम है, विवेक की ज्यादा है। तेजस कुमार, 89,600 is the actual liability of Vivek and 26,400 is the actual liability of Salman. Oh, Rajashri ji, commission 2160 Vivek and 3240. Okay, तेजस्वी कुमार, आपकी भी लाइबिलिटी आ चुकी है। चलो, मुझे एक नहीं समझा, तेजस्वी कुमार जी ने बताया 89,600 इज अमाउंट में लाइबिलिटी ऑफ विवेक। ओके, अमाउंट में लाइबिलिटी बता रहा है। सलमान और विवेक की 2200 और 3300 लाइबिलिटी। ओके, और कमीशन 2160 और 3240। ओके, चेक करते हैं। बाकी लोग सॉल्व कर रहे हैं, शायद सॉल्व करके हो गया होगा, तो अब हम सॉल्व करेंगे। यस बिल्कुल, फॉर्मेट है अपने सामने। हाँ बिल्कुल। सिर्फ कैलकुलेटर पे नहीं सॉल्व करना है, सब लोगों ने बुक में भी सॉल्व करना है। चलो, ग्रॉस लायबिलिटी परसेंटेज सलमान विवेक, सलमान जी और विवेक जी हैं। सलमान जी 40% है और विवेक जी 60% है, तो कुल मिला के 100% लायबिलिटी है। शेयर्स में अगर लायबिलिटी कैलकुलेट करनी होगी तो 15,000 के 40% 6,000 और 15,000 के 60% 9,000 रुपया। 6,000 and 9,000 is the gross liability in shares. Less credit for public subscription. What are the number of shares subscribed by public? 8,500 shares, 9,500 सब्सक्राइब किए, so 9,500 shares into 40%, 9,500 shares into 40%, 3,800 का क्रेडिट सलमान को मिलेगा और 9,500 into 60%, so 4,000, 5,700, 5,700। ओके,
शेयर्स का क्रेडिट आपके विवेक भाई साहब को मिलेगा, कुल मिला के 9,500 शेयर्स का क्रेडिट मिलेगा। एक्चुअल लायबिलिटी शेयर्स में जो आएगी वो 2,200 सलमान जी की और विवेक जी की 3,300, कुल मिला के लायबिलिटी जो आएगी 5,500 शेयर्स की आएगी। ठीक है, उसके बाद ये शेयर्स में लायबिलिटी आ गई। उसके बाद कमीशन कैलकुलेट करते वक्त सीरियल नंबर 2 इंटू इशू प्राइस, इशू प्राइस इज 12 रुपया इंटू रेट ऑफ कमीशन, so this comes to 2160, 3240, 5400, 2,160 rupees, 3,240 rupees, and total comes to rupees 5,400. ओके, क्या सभी का आंसर सही है? सही है तो हम आगे बढ़ेंगे तेजी से। आगे बढ़ते हुए देवी और उनके प्यारे प्यारे भाइयों, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। गोकर्णी जी 7,200 क्या आ गया बेटा आपका? आयुष जी सही आंसर दिया है, याचना जी सही आंसर है, आकांक्षा, सौम्या, ओके। गोकर्णी जी 2160 प्लस 3240 कमीशन 5,400 है बेटा, टोटल लेके देखिएगा। ₹5,400। चलो बेटा, कमीशन का कैलकुलेशन देखो, सीरियल नंबर 2 यहाँ पे बताता हूँ। सलमान की कमीशन का कैलकुलेशन, इनका ग्रॉस लायबिलिटी शेयर्स में जो है ना, सलमान का ग्रॉस लायबिलिटी शेयर्स में 6,000 शेयर्स है, इनटू इश्यू प्राइस जो थी क्वेश्चन में दिया था, देखो व्हाट वाज द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर्स, फेस वैल्यू ऑफ द शेयर इज ₹10 प्लस प्रीमियम 20%, सो 10 प्लस 20 और परसेंट का बटन दबाएंगे तो इश्यू प्राइस आएगी 12, तो ग्रॉस लायबिलिटी इनटू इश्यू प्राइस इनटू रेट ऑफ कमीशन क्वेश्चन में दिया 3%, तो कैलकुलेट करो, ऐसा आएगा 6,000 शेयर्स इनटू 12, 72,000 के 3%, दैट कम्स टू 2160। ऐसे कैलकुलेशन करना है बेटा आपको। ओके, कोई डाउट है तो पूछ लीजिएगा। ओके, अनुश्री जी हमसे गुस्सा, थोड़ी सी नाराज है, गुस्सा नहीं कह सकते, हम नाराज हैं। अनुश्री जी का कहना यह है कि हम जब कहते हैं हेलो सर, क्या कहते हैं हम, हाँ, देवियों तक ठीक है, यानी उनको कोई ऐतराज नहीं है अगर हम उन्हें देवियां कहती हैं। उसके बाद देवी जी कह रही है, उसके आगे प्यारे प्यारे जो कहते हैं वो भी ठीक है सर, लेकिन उनको बुरा लगता है आखिरी शब्द जो मैं कहता हूं उसका, देवियों और उनके प्यारे प्यारे भाइयों। देवी जी कोई बात नहीं, हम आपके दिल का दर्द समझ सकते हैं। देवी जी आप घर बैठे बैठे मन ही मन में कह सकते हैं एक्सेप्ट जितने भी आपको चाहिए, 1 2 3, जैसे आप स्कूल में प्लेज लेते वक्त कहते थे ऑल इंडियंस आर माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, और बाद में मन ही मन में एक्सेप्ट जो भी 3-4 नाम लेते होंगे वो छोड़ के देवी जी एक्सेप्शन अलाउड है। हम लॉ के स्टूडेंट हैं तो जितने चाहे उतने एक्सेप्शंस लगा सकते हो आप। प्रियंका जी, आकांक्षा जी और सौम्या जी आपके बात से बिल्कुल सहमत हैं। सर एमओबी में लाइव लेक्चर कैसे करूं? एमओबी क्या होता है? ओ मोबाइल, ओके फाइन। सर मोबाइल में लाइव लेक्चर कैसे करूं? बेटा उसका एक अलग से सॉफ्टवेयर मिलेगा आपको, टीम से कम्युनिकेट कीजिएगा, आपको मोबाइल का सॉफ्टवेयर भी मिलता है। देखो 2 प्रकार के सॉफ्टवेयर आते हैं, एक जो लैपटॉप पे चलता है और दूसरा जो मोबाइल पे चलता है, तो आपको दोनों सॉफ्टवेयर में से कोई एक सॉफ्टवेयर चुनने का बिल्कुल चांस मिलेगा, तो आपको जो सही लगता है वो खरीद, यानी जो ऑफिस में बात करके उनसे इंस्टॉल करवा के लीजिए। राजश्री जी कह रही है सर मैंने आईकैन के ऐप पर कोई भी कोर्स नहीं खरीदा है, लेकिन मुझे आपके लाइव लेक्चर्स देखने हैं, तो क्या करना पड़ेगा? राजश्री जी आपने क्या करना है, आपको क्लास के जो नंबर है, 4 नंबर है, इन 4 नंबर में से किसी भी एक नंबर पे संपर्क करना होगा देवी जी। ओके, और क्या है,
आज के बाद सॉफ्टवेयर पे आएंगे लेक्चर। सौम्या जी बिल्कुल सही बेटा, आज के बाद सॉफ्टवेयर पे आएंगे। प्रियंका लवर जी नहीं, क्या कह रहे हैं देवी जी, आप किस बात का नाम में रिप्लाई दे रहे हैं, समझ में नहीं आया मुझे। याजना रिप्लाई नहीं दे रहे हैं मैम। ओके बेटा, रिप्लाई आएगा, चिंता मत कीजिएगा। आप व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप करके रखिएगा, क्योंकि कई सारे इंस्टॉलेशन चल रहे हैं, तो जैसे ही आपका सबका नंबर आएगा, ठीक है, और आपका जब नंबर आएगा तो आपको भी कॉल आएगा, ठीक है। सो प्रांजलि मैडम करके हैं, उनसे संपर्क कीजिएगा 8888138555 इस नंबर पे। ओके, आकांक्षा जी कह रही है सर मैंने रिकॉर्डेड दिया है तो लास्ट लाइव इंटरेक्शन है। ओके आकांक्षा जी बेटा, देखो इंटरेक्शन भले ही यूट्यूब पे आखिरी वाला होगा, लेकिन उसके बावजूद, ठीक है, आप हम रिकॉर्डेड के माध्यम से भी आपको लाइव का फील आएगा, निश्चिंत रहिएगा। ओके, फैकल्टीज बहुत लाइवली है आईकैन की, तो रिकॉर्डेड वालों को भी वो लाइव ही लगता है, तो निश्चिंत रहिएगा बेटा। ओके, कल और परसों 2 दिन छुट्टी रहेगी, ताकि बहुत इंस्टॉलेशंस बाकी है, एक्सेस बच्चों को मिला नहीं है, तो 2 दिन छुट्टी है। उस 2 दिन में आप सारे इंस्टॉलेशंस करवा लीजिए, मंडे से लाइव शुरू हो जाएगा। आकांक्षा सेम विथ मी बट आई एम लाइव, मैं लाइव भी लूंगी। ओके, चलो 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 फाइन। सो यहां तक हो गया है सबका। अभी जनरल क्वेरीज आप पूछ रहे हैं, तो अब देवी और सज्जनों, आज का एक होमवर्क क्वेश्चन आपके लिए आपके स्क्रीन पे प्रस्तुत किया जा रहा है। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, ये आप सॉल्व करके आएंगे। 2 होमवर्क क्वेश्चन दूंगा मैं आज आपको, 2 होमवर्क क्वेश्चन देके जाऊंगा, ठीक है। सो जो आपने करके आने हैं उसमें से पहला क्वेश्चन ये है, विराट धोनी और रोहित वाला, they are appointed as underwriters with a liability of 30, 40 and 20%, commission 5%, public subscription is for 30,000 shares, calculate liability and commission। ये पहला होमवर्क क्वेश्चन है, कृपया इसका फोटो ले लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यस देखो, कुछ बच्चों को लाइव में आना है, तो लाइव का एक नॉमिनल चार्ज होता है, मंथली रेंटल होता है, उतना आपको पे करना है, और रिकॉर्डेड से आप लाइव में भी शिफ्ट हो सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। लाइव के लिए आपको पूरी फीस भरने की जरूरत नहीं है, ठीक है, बस आपको जो भी चार्ज, सॉफ्टवेयर चार्ज है उतना पे करना है, लाइव का स्ट्रीमिंग का जो चार्जेस होता है वो पे करना है, लाइव में शिफ्ट हो सकते हो। ओके, 7th क्वेश्चन होमवर्क के लिए है, इसका फोटो ले लिया। 7 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 8th क्वेश्चन है, ये भी आपका होमवर्क के लिए है, इसका भी फोटो लीजिए। 7th और 8th ऐसे 2 क्वेश्चन हमने आपको होमवर्क के लिए दिए हैं, ठीक है। 8 क्वेश्चंस हमारे अभी तक सॉल्व हो चुके हैं और थियरी भी डिस्कस हो चुका है यहाँ तक का। इसके आगे बहुत सारी चीजें बाकी हैं, लेकिन उसके लिए हम मिलने वाले हैं मंडे। तो मित्रों, आज का ये सफर हम यहीं पे करते हैं समाप्त। किसी को अगर कोई क्वेरीज होगी तो कृपया पूछ लीजिएगा, ठीक है। हमारे नंबर्स भी आप लोगों के पास है, व्हाट्सएप भी कर सकते हो कोई क्वेरीज है तो, ठीक है। चलो, सो हैव ए नाइस डे, हैव ए नाइस वीकेंड, लेट अस मीट डायरेक्टली ऑन मंडे। 2 क्वेश्चन होमवर्क के लिए दिए, सब लोगों ने होमवर्क करके आना है। जो होमवर्क नहीं करता उसको पनिशमेंट दी जाती है, ठीक है। सो कृपया होमवर्क करके आइए। चलो।